हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जीवन परिचय को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा कोटा सिलेबस में आपका जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, टीजीटी, पीआरटी, जेटेट, नेट जैसे एग्जाम में ये पूछी जाती है। ठीक है, तो कोटा में जो भी आपका पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उनमें आपका जेपीएससी और टीजीटी, पीआरटी, जेएसएससी, सीजीएल में ये जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं कि आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो है, ठीक है, वो उनका जन्म कहाँ पे होता है, कब होता है, उनके पिता का क्या नाम होता है। ठीक है, इन्होंने जो है कि आपका कौन कौन सी कृतियां लिखी हुई है, वो सारी जानकारियां आज की वीडियो में हम डिटेल में लेंगे। ठीक है, तो इनकी आपका जीवन परिचय को समझते हैं। इनका उपनाम उपनाम को पहले समझते हैं। पहला तो इनको व्याकुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्याकुल भी जाना जाता है इनको, और राष्ट्रीय कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो है आपका व्याकुल के नाम से भी जाने जाते हैं और राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय कवि बोल करके पुकारने वाले जो इंसान होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है, इनको आपको समझते हैं। ठीक है, तो यह आपका राष्ट्रीय कवि पहली बार जो है आपका एक स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं, ठीक है, हजारीबाग के स्वतंत्रता सेनानी होते हैं और वो सांसद भी होते हैं। ठीक है, आपका राम नारायण सिंह जी। ठीक है, तो राम नारायण सिंह जी ने पहली बार आपको इन्होंने जो है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को आपका राष्ट्रीय कवि कह के पुकारा हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान समझते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो महताडीह गिरिडीह में इनका जन्म स्थान है। महताडीह गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बाद में ये लोग आपका हजारीबाग में शिफ्ट हो जाते हैं और हजारीबाग में रहने लगते हैं। ठीक है, लेकिन इनका आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महताडीह गिरिडीह में हुआ था। ठीक है, इनके पिता जो होते हैं आपका बलदेव प्रसाद उपाध्याय जी होते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम रहता है आपका बलदेव प्रसाद उपाध्याय, लेकिन इनके जन्म के जस्ट 6 महीने बाद ही इनका पिता का आपका बलदेव प्रसाद उपाध्याय जी का आपका मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके जो दादा होते हैं, दादाजी, उन्होंने इनकी आपका देखभाल की हुई थी। ठीक है, और 11 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं कि आपका घर भी छोड़ देते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी। ठीक है, घर छोड़ करके आपका क्या है कि आपका वाराणसी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका समझते हैं इसको। जन्म स्थान इनका, जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका था आपका महताडीह गिरिडीह में। ठीक है, और जन्म कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1908 ईस्वी को। ठीक है, तो याद रखना है हमें इनका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 2 फरवरी 1908 ईस्वी में आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का आपका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु आपका 17 सितंबर 1984 को होता है। ठीक है, तो मृत्यु का डेट है आपका 17 सितंबर 1984 को। और शिक्षा आपका ये जो है कि बीए किए हुए थे और इसके साथ ही साथ आपका डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोसीज्योर किए हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने आपका बीए का आपका डिग्री लिया हुआ था, उसके साथ ही साथ आपका डिप्लोमा किए हुए थे इन ऑफिस प्रोसीज्योर। और काम क्या करते थे, तो बोकारो स्टील प्लांट में आपका जो है कि पंप ऑपरेटर का काम किया करते थे, ऑपरेटर के काम किया करते थे। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कौन सा आपका जो है कि कोठा लेखक जो बोकारो स्टील प्लांट में काम करता है, तो ये हमारे हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी, जिनका उपनाम आपका व्याकुल भी होता है और राष्ट्रीय कवि भी होता है। ठीक है, और उपनाम से पुकारने वाले जो इंसान होते हैं वो आपका कौन होते हैं, तो राम नारायण सिंह जी, जो आपका हजारीबाग के सांसद होते हैं, साथ में ये आपका स्वतंत्रता सेनानी भी होते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं इनसे इनके जीवन के प्रारंभिक जीवन में आपका देखते हैं कि ये जो है कि क्या करते हैं। ठीक है, तो शुरुआती जीवन में आपका इनका जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो जीवन होता है वो काफी कष्ट भरी होती है। ठीक है, तो आपका काफी आपका बोल सकते हैं डिफिकल्टी से इनको फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि जब ये आपका इनका जन्म होता है, ठीक है, उसके जस्ट 6 महीने बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, तो जस्ट इनके जन्म के आपका 6 महीने बाद ही इनके जो पिता होते हैं, ठीक है, उनका देहांत हो जाता है। और इसके बाद ही इनके देखभाल जो है इनके आजा पंडित अयोध्या प्रसाद जी करते हैं। ठीक है, तो इनके जो पिता थे बलदेव प्रसाद उपाध्याय जी, तो उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनके जो देखभाल है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का, ये इनके जो आपका दादा होते हैं वो आपका बोल सकते हैं दादाजी या फिर आजा। ठीक है, तो आपका पंडित अयोध्या प्रसाद जी होते हैं, इन्होंने आपका देखभाल किया हुआ था। ठीक है, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी। ठीक है, और उन्होंने जो है महज 11 वर्ष की उम्र में है कि घर छोड़ दिया था। ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो होते हैं कि जब 11 वर्ष के होते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं और काशी भाग के चले जाते हैं। ठीक है, तो भागकर काशी चले गए, जो कि वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, तो आपका काशी चले गए थे 11 वर्ष की उम्र में। हालांकि कुछ दिन बाद वो वापस भी आए। जो आपके भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी होते हैं काशी गए थे, तो कुछ दिन बाद वो वापिस भी आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना विवाह दूसरी जाति की लड़की से किया, जिसका नाम सरस्वती देवी है। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था आपका, सरस्वती देवी था। और क्या है कि ये जो है कि आपका दूसरे कास्ट से आपका बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ये जो है कि आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो होते हैं वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि आपका ये स्वतंत्रता
संग्राम जब चल रहा था तो यह भी आपका क्या है, बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूशन दिए हुए थे। उसके साथ में ही है ना कि ये जाति प्रथा के अगेंस्ट थे, है ना, कि जाति प्रथा के खिलाफ भी ये आपका लड़ने का काम किया करते थे। इस वजह से है कि इन्होंने आपका देखते हैं कि ये दूसरी जाति का जो लड़की होती है उनसे भी आपका शादी करते हैं, ठीक है। इसके बाद में समझते हैं कि आपका स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में आपका पार्टिसिपेट करते हैं 1925 ईस्वी में, ठीक है। सन 1925 में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ये जो है आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी आपका 1925 ईस्वी में आपका स्वतंत्रता संग्राम में आपका दौड़ पड़ते हैं, ठीक है, जिस वजह से वह कई बार जेल भी गए, ठीक है। आपका क्या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से अंग्रेजों ने इनको कई बार पकड़ करके जेल में भी डाल दिया, ठीक है। और 1930 में जेल में भी उनकी मुलाकात हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी से हुई, ठीक है। तो इनका देखते हैं कि आपका जब जेल में डाला जाता है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को, तो आपका हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जेल में होते हैं आपका रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ठीक है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी से इनकी मुलाकात आपका जेल में ही होती है, ठीक है। तो जितने भी आपका स्वतंत्रता सेनानी होते थे सबको ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अंग्रेज अधिकारी आपका पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो ये जो आपके संग्रामी लोग जो होते थे, स्वतंत्रता सेनानी लोग, वो आपका जेल में ही मिला करते थे और एक दूसरे के साथ में डिस्कस किया करते थे और साहित्य भी लिखने का काम किया करते थे। तो उनमें से आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी भी आपका क्या होता है कि साहित्य लिखने का काम करते हैं, जेल में भी लिखने का काम करते हैं। उसके साथ ही साथ आपका जब वहाँ पे लिखते हैं और तो आपका हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जो होते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उनसे इनकी मुलाकात भी होती है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कई पुस्तकें लिखे, ठीक है। बहुत सारे ये जो है कि पुस्तक भी लिखने का काम करते हैं, जेल में ही रह करके ये बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उनकी रचनाएं अंग्रेजों के शोषण को दर्शाता था। ये ऐसा माना जाता है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो लिखा करते थे ना, वो आपका अंग्रेजों का शोषणकारी नीतियों के खिलाफ लिखा करते थे। तो वो इनकी जितनी भी रचनाएं होती थी ये अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को आपका दर्शाता था, जिस वजह से अंग्रेजों ने जो है कि इनकी जो रचनाएं थी उनको जला दिया था, ठीक है। तो बहुत सारी रचनाओं को क्या करते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का आपका रचनाओं को अंग्रेज अधिकारी जला देते हैं, क्योंकि ये जो है कि अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों को आपका हाईलाइट करता था इनकी रचनाएं, ठीक है। सन 1940 में रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन को सफल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1940 में जब आपका कांग्रेस अधिवेशन आपका रामगढ़ में हुआ था, ठीक है, तो रामगढ़ में जब हुआ कांग्रेस अधिवेशन उस समय आपका देखते हैं कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो होते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान था उस समय, ठीक है, इसको सफल बनाने में, ठीक है। अब देखते हैं कि हिंदी, ये जो है कि आपका हिंदी में भी लिखने का काम किया करते थे, क्योंकि आपका जब ये लिख रहे थे उस समय आपका खोटा का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, केवल खोटा जो है कि बोली ही जाती थी, ठीक है, और गीतों में गाया जाता था और लिखने का काम अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। इस वजह से ये क्या करते हैं कि हिंदी में भी लिखने का काम करते हैं, ठीक है। तो हिंदी ज़्यादा पॉपुलर था तो हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। तो हिंदी की कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं, तो प्रताप है, प्रताप लिखा है इन्होंने, है ना, वर्तमान लिखा हुआ है, कर्मवीर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे लोकमान्य नाम की आपका जो है रचना लिखी हुई है। उसके साथ विश्वामित्र लिखे हुए हैं, हिंदू लिखे हुए हैं, पंच लिखे हुए हैं, ठीक है, हिंदुस्तान, बालक, ठीक है, हिंदुस्तान लिखा हुआ है इन्होंने, है ना, इनकी लिखी हुई रचना हिंदुस्तान है, बालक है, जनता है और सफर का साथी भी है, ठीक है, छोटा नागपुर है और कलाम व्याकुल भी है, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं क्या है इनकी लिखी हुई है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हिंदी का आपकी कृतियां कौन कौन सी है जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के द्वारा लिखी हुई है। तो प्रताप, वर्तमान, कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, हिंदू, पंच, हिंदुस्तान, बालक, जनता, सफर का साथी, छोटा नागपुर, कलम व्याकुल। तो ये सारे रचनाएं क्या है इनकी हिंदी की कृतियां जो कि इन्होंने आपका जो है कि हिंदी में इनकी रचना की हुई है, ठीक है। इसके बाद में समझते हैं कि इन्होंने ना कि आपका अलग लैंग्वेज में भी लिखा करते थे, बहुत सारे आपका क्या रीजनल लैंग्वेज में भी लिखा करते थे। तो आपका उर्दू में भी इन्होंने रचना की हुई थी, ठीक है। तो उर्दू में आपका कौन कौन सी इनकी रचना है व्याकुल जी का, ठीक है। तो ये आपका हसनो इश्क, ठीक है, हसनो इश्क आपका उर्दू की रचना है आपके भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का, ठीक है। फलक से आपका क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का आपका जो है कि उर्दू की रचना है, ठीक है। तो ये आपके दोनों रचनाएं आपका उर्दू में इन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि खोटा में भी लेखन करने का काम करते हैं, ठीक है। ये आधुनिक काल के खोटा के पहले कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल में जो है ना कि खोटा के पहले कवि माने जाते हैं। इन्होंने खोटा का लेखन तब शुरू किया था जब खोटा साहित्य था भी नहीं, ठीक है, खोटा साहित्य का शुरुआत भी नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय इन्होंने क्या है खोटा में लिखने का काम शुरू किया था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि इसी वजह से आपका यह है इनको आपका खोटा का पहले कवि माने जाते हैं, ठीक है।
खोटा केवल लोकगीतों, झूमर गीत, आम बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग होता था। उस समय आपका लिखने का खोटा साहित्य नहीं था, तो क्या होता था कि आपका जो खोटा का यूज होता था सिर्फ लोक गीतों में होता था, है ना, लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में होता था, झूमर गीत में होता था, आम बोलचाल में आपका खोटा भाषा का उपयोग होता था, बट आपका इससे साहित्य नहीं लिखा जाता था। ठीक है। खोटा में इनकी रचनाएं प्रेम, प्रेम में अलगाव, माँ का प्रेम और सामाजिक बदलाव पर लिखी गई है। ये जो है आपका खोटा में जो भी रचनाएं करते हैं वो किस पे आधारित होती है, तो प्रेम पे आधारित होती है। ठीक है, प्रेम पे आधारित होती है। प्रेम में अलगाव, प्रेम में जो विच्छेद होता है उसमें आपका उसके बारे में लिखे हैं, प्रेम में अलगाव के बारे में लिखे हुए हैं। ठीक है, माँ का प्रेम के बारे में लिखे हुए हैं रचनाएं। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपका सामाजिक बदलाव पर भी आपका क्या है कि ये रचना लिखते हैं, जैसे कि आपका समाज में क्या थे, कुछ ऐसे चीजें आपका फैल रहे थे, जैसे आपका जाति प्रथा बहुत ही ज्यादा रिजिड हो रही थी। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जाति सिस्टम में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था, तो उसके अगेंस्ट में आपका लिखते हैं, सामाजिक बदलाव के बारे में लिखते हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं विष्णुगढ़ में स्थित सुखद खोटा साहित्य कुटीर से प्रकाशित हुई। इनकी रचनाएं जो होती थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो सुखद खोटा साहित्य कुटीर से प्रकाशित हुआ करती थी। ये कहाँ पे स्थित था, तो विष्णुगढ़ में स्थित था। ठीक है, तो विष्णुगढ़ से जो है कि इनकी रचनाओं का आपका प्रकाशन हुआ करता था सुखद खोटा साहित्य कुटीर से। ठीक है, आगे समझते हैं इनके जीवन से रिलेटेड और भी जानकारियों को। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के जो है कि आपका खोटा में भी आपका गीत भी लिखने का काम किए थे। ठीक है, तो खोटा के गीत संग्रह है इनके आपका किसानों का आंत्रनाद। ठीक है, किसानों का आंत्रनाद क्या है, खोटा की रचना है, जो कब लिखे हुए थे उन्होंने आपका जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, उस समय की रचनाएं हैं ये। ठीक है, 1943-1944 में आपका लिखे हुए हैं खोटा में गीत संग्रह आपका किसानों का आंत्रनाद। ठीक है, गीत संग्रह क्या होता है, तो गीत संग्रह में आपके बहुत सारे गीतें होती हैं। ठीक है, गीत होते हैं, तो उनका आपका संग्रह होता है। ठीक है, मादल, मादल आपके कब लिखे हुए हैं, ये आपका 1950-51 में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ईयर भी याद रखने हैं कि किसानों का आपका आंत्रनाद कब लिखे हुए थे, तो 1943-44 में। मादल कब लिखे हुए थे, तो 1950-51 के बीच में लिखे थे। ठीक है, मादल ध्वनि मधुर ताल। ठीक है, मादल ध्वनि मधुर ताल ये आपका कब लिखे हुए थे, तो मादल ध्वनि आपका मधुर ताल आपका 1976-1977 में लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है कि इनकी जो है कि खोटा के गीत संग्रह है, जो कि आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं कि इनको आपका ये सारे रचनाएं किए हुए हैं, तो इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जो आपका व्याकुल जी जो होते हैं वो अपने जीवन काल में कोई भी सम्मान नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय आपका जो था कि अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो इनकी रचनाएं तो वैसे भी अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के अगेंस्ट हुआ करते थे, तो इस वजह से देखते हैं कि उस समय आपका सम्मान तो नहीं मिल पाता है, जब ये जिंदा होते हैं उस समय आपका सम्मान तो नहीं मिल पाता है इनकी रचनाओं के। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जब आपका सन 1989 में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि 1989 में इनकी मृत्यु के बाद में आपका खोटा साहित्य संस्कृति परिषद जो होती है, ठीक है, बोकारो द्वारा आपका श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को आपका जो है कि सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी थी आपका क्या है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे इनका जीवन परिचय पूरे डिटेल में हमने समझ लिया है। ठीक है, तो इनको आपको याद कर लेना है और मल्टीपल टाइम सुन करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।